जय हिंद। जैसा कि हम गुलाम वंश समझ रहे थे और उसके अंदर, माफ़ कीजिएगा, जय हिंद, हम गुलाम वंश समझते आ रहे थे और उसके अंदर इल्तुतमिश हम कवर कर चुके थे। आज इल्तुतमिश के आगे का भाग फिरोज शाह से हम शुरू करेंगे। फिरोज शाह इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था, पर जब इल्तुतमिश मरने वाला था तो मरने के पहले इल्तुतमिश ने ये बता दिया था कि उसका उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान होगी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, पर फिरोज शाह ने इसका विरोध करते हुए खुद को राजा बना दिया, ये कहते हुए कि रजिया सुल्तान एक महिला है। और आज भी देखिए, हालांकि बहुत सारे सेक्टर के अंदर अब जो पार्शियलिटी होती थी गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर वो कम हो चुकी है, पर फिर भी कई सेक्टर के अंदर अभी भी पार्शियलिटी चल रही है। जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जब बनी थी भारत की प्रेसिडेंट, तब कांग्रेस वालों ने बोल दिया था कि वह राष्ट्रीय पत्नी है। बहुत गलत बोला था, इसका विरोध होना चाहिए, हमने भी किया इसका विरोध। अब आज भी इतनी पार्शियलिटी हो रही है, उस समय 800 साल पहले तो आप सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी होती थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली वुमेन शासक रजिया सुल्तान थी। इसका विरोध के अंदर फिरोज शाह ने खुद को राजा बना दिया, पर फिरोज शाह के अंदर एक खराबी थी कि ये अयोग्य था। नहीं तो इल्तुतमिश क्यों रजिया सुल्तान के ऊपर रुख करता, क्योंकि इल्तुतमिश को मालूम था कि जो फिरोज शाह है वो अयोग्य है, वो दिल्ली सल्तनत को सही से नहीं संभाल पाएगा। 1236 में फिरोज शाह राजा बना और उसी साल उसका पतन भी हो गया, क्योंकि जो रजिया सुल्तान थी उसने फिरोज शाह के ऊपर हमला कर दिया और इसी के साथ रणभूमि के अंदर फिरोज शाह मर गया। उसके साथ ही साथ रजिया सुल्तान बन गई दिल्ली सल्तनत की शासिका। अब रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 तक राज सिंहासन पर बैठी रही। इसकी देखिए खराबी थी, इसकी खराबी ये थी कि ये महिला के गुण से लैस थी। महिला के गुण समझते ना, बात बात के ऊपर गुस्सा दिखाना और दूसरे लोग को ज़्यादा वैल्यू न देना, मुंह फुला करके बैठ जाना, ये सब महिलाओं के गुण होते हैं और बहुत ही बेकार गुण होते हैं। किसी शासिका के अंदर ये कभी नहीं होने चाहिए, पर रजिया सुल्तान के अंदर था ये। एल पिस्टन नाम के एक फिलोसोफर थे, एक राइटर भी थे, उन्होंने कहा था कि जो रजिया सुल्तान है एक बहुत ज़्यादा योग्य शासिका थी। कुदरत का कोई करिश्मा हुआ था इसलिए ये बेटी हो गई, वरना अगर ये कोई मर्द होती और अगर इसके अंदर ये महिला के गुण नहीं होते, क्योंकि मर्द हो गए तो महिला के गुण कैसे आएंगे, तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये महिला नहीं होती तो सच में हो सकता है कि वो दिल्ली सल्तनत को पूरे चंद्रगुप्त मौर्य का जितना बड़ा साम्राज्य था, जितना बड़ा अशोक का साम्राज्य था, उतना बड़ा दिल्ली सल्तनत को बना सकती थी, पर ऐसा नहीं हो पाया। रजिया सुल्तान ने अपना एक सलाहकार रखा, उसका नाम था मलिक याकूत। क्या नाम था उसका? मलिक याकूत। अब मलिक याकूत तो एक जेंट्स था, तो अब सलाहकार से हमेशा जो शासक होता है वो बातचीत करता रहता है, तो रजिया सुल्तान भी सलाहकार से हमेशा कोई भी सलाह लेती रहती थी। ऐसे ही बात करते करते इन लोग का दूसरा बात भी बन गया। समझ में आया ना आपको? तो जब ये सब हो रहा था तो एक आपको याद है चालीसा दल, इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनाया था। चालीसा दल क्यों बनाया था? तो चालीसा दल एक तुर्क सरदारों का एक ग्रुप था, 40 लोग का, जिसके अंदर इल्तुतमिश या कोई भी राजा हो उसको वो लोग हेल्प करते थे डिसीजन लेने में। पर जो रजिया सुल्तान थी ये चालीसा दल को सपोर्ट नहीं करती थी, ये बोलती थी चालीसा दल कैसा भी उटपटांग अपने निर्णय लेते हैं। उसी बीच के अंदर तवर हिंद एक जगह थी। आज का जहाँ हरियाणा है वहाँ एक तवर हिंद की जगह थी, जगह का नाम तवर हिंद था। वहाँ का जो इक़्तिदार था उसका नाम था अल्बुनिया। क्या नाम था उसका? अल्बुनिया नाम था। तो अल्बुनिया और चालीसा दल, उसके साथ ही साथ फिरोज शाह, ये तीनों लोग जो थे ये किसका विरोध करते थे? रजिया सुल्तान का, क्योंकि ये किसी को वैल्यू नहीं देती थी। तुलसीदास एक महान कवि थे, उन्होंने ऐसे मिलनसार लोग के ऊपर लिखा था कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे हंसमिल कर रही है, नदी नाव संजोग। उसका अर्थ ये था कि दुनिया में कैसा भी व्यक्ति हो उससे मिलजुल करके रहिए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है।
इन शॉर्ट देखा जाए तो उसका अर्थ यही था, पर रजिया सुल्तान है कि किसी को इम्पोर्टेंस ही नहीं देती थी। तो अल्बानिया के राजा तवर हिंद ने बोला कि हम किसी लेडी शासिका को दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन करने नहीं देंगे, ये हमारे लिए अपमान की बात हो जाएगी। तो अल्बानिया जब ऐसा बोला तो रजिया सुल्तान बहुत ज़्यादा भड़क गई, बोली ये क्या होता है। रजिया सुल्तान ने विरोध के रूप में युद्ध किया, आक्रमण कर दिया अचानक से अल्बानिया के ऊपर। चालीसा दल का तो अब काम था कि किसी कोई राजा है तो उसको सलाह देना। चालीसा दल ने बोला रुक जाओ रजिया बेटा, रुक जाओ, थोड़ा प्लानिंग कर लो, फिर पूरी एकदम प्लानिंग के साथ आक्रमण करो। पर रजिया बोली कि इतना छोटा सा तवर है, इनके ऊपर क्या प्लानिंग करे, डायरेक्ट जाके मार दी। और अच्छी खासी सेना लेके गई थी, दिल्ली सल्तनत एक बड़ी सल्तनत थी। पर चालीसा दल जो था ना, ये नहीं चाहता था कि रजिया यहाँ के राजा रहे, क्योंकि चालीसा दल को जब ये सपोर्ट ही नहीं करती थी तो चालीसा दल इसको क्यों सपोर्ट करेगा, है ना। तो अब जब रजिया गई अल्बानिया के पास तो पहले तो अल्बानिया को घेर लिए, पर अचानक से जो इसके साथ इसके सैनिक जो थे रजिया के, अचानक से कम होने लगे। 500 से 600 सैनिक बचे थे रजिया के साथ, और सामने अल्बानिया की पूरी फौज खड़ी थी। तो रजिया ने अपना लड़की होने का एक फ़ायदा किया। क्या, बीच रणभूमि में रजिया सुल्तान ने अल्बानिया को ऑफर दिया कि आप हमसे शादी करेंगे। तो आपको क्या लगता है, अल्बानिया मना कर देता? अल्बानिया ने तुरंत हाँ कर दी, और फिर रणभूमि के मैदान में अल्बानिया और रजिया की एकदम तुरंत शादी कर दी गई। ठीक है, अब इन दोनों की शादी हो गई थी। चालीसा दल बोला ठीक है, अब अल्बानिया शासक बनेगा कहाँ का, दिल्ली सल्तनत का। पर जब अल्बानिया और रजिया वापस दिल्ली सल्तनत की ओर आ रहे थे, क्योंकि जो रजिया थी ये तो हरियाणा में कहाँ गई थी, तवर हिंद गई थी किसके ऊपर हमला करने, अल्बानिया के ऊपर हमला करने। जब अल्बानिया के साथ वापस आ रही थी दिल्ली सल्तनत में, तब वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक नॉर्मल सा ग्रुप था लोगों का, जो दूसरे लोग को मारते थे, लुटेरे टाइप के लोग थे। उनको एक खबर मिली कि जो व्यक्ति आ रहे हैं सामने से वो एक ट्रैवलर है, आप अगर उनको मार देंगे तो आपको, मतलब एक ट्रैवलर है तो उनके पास बहुत सारा पैसा है, आप पैसा उनसे निकलवा सकते हैं। तो जो लोग थे उसने किसको मार दिया, रजिया और अल्बानिया, इन दोनों को मार दिया। और जब मारे तब पता चल गया कि ये तो रजिया सुल्तान और अल्बानिया तवर हिंद का इक़्तिदार है। अगर इन लोग को मालूम होता कि वहाँ से रजिया और अल्बानिया आ रहे हैं तो ये लोग कभी नहीं मारते, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रेशर हर चीज़ में मैटर करता है। अगर उनको मालूम होता कि दिल्ली सल्तनत की शासिका स्वयं रजिया सुल्तान वहाँ से आ रही है तो जाके प्रणाम करते। हमारे यहाँ नॉर्मल जगह पे कोई विधायक आता है तो जो आम जनता होती है, जो मतलब एकदम भिखारी जैसे लोग होते हैं, जो नॉर्मल एक मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो विधायक के सामने कहते हैं मालिक बस आप ही हैं, मतलब मालिक आप ही जन्नत ले जाएंगे हमको। मालिक तो लुटेरा बैठा है। हाँ, वो भी एक लुटेरा ही है। जितना पैसा उसको मिलता है 20% पैसा भी वो जो आपको सुविधा है उसको देने में नहीं लगाता है, अपने घर ले जाता है। काहे के लिए? घर का विकास कराता है वो। बाहर से क्या उसको लेना देना है, क्या लेना देना है उसको घर का विकास करना है। उसके घर के अंदर भूकंप रोधी छड़ नहीं लगी तो छड़ लगवाएगा वो, क्योंकि विधायक है। और लोग भी समझिए, लोग विधायक को वोट देने के लिए पहले पैसे खाते हैं, तो विधायक भी तो अपना पैसा निकलवाएगा ना, जो पैसा बांटा था पहले, और उसके साथ पूरा ब्याज लेके निकलवाएगा वो। अगर आप पैसा नहीं लिए होते तब बात अलग थी, पर जब लोग ही बैल है पैसा ले रहे हैं तो क्या कह सकते हैं। तो 1240 के अंदर अल्बानिया और रजिया की मृत्यु हो गई कैथल में, जो कि हरियाणा में ही था। अब रजिया की मृत्यु हो गई, अल्बानिया को राजा बनना था, पर अल्बानिया की भी मृत्यु हो गई रजिया के साथ। तो अब राजा बना बहराम शाह, ये भी एक अयोग्य शासक था। देखिए, गुलाम वंश एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक बहुत बड़ा वंश था। जरूरी नहीं होता किसी वंश के अंदर सारे जो शासक हों वो बहुत अच्छे योग्य हों, कूटनीति से भरे हों। कुछ शासक हो सकते हैं जो हो सकता है ज़्यादा नहीं पढ़े हों। अब जो रजिया सुल्तान थी इसने खिलौत लिया था, जी हाँ,
रजिया सुल्तान ने खिलौत किया था। कहाँ से? ईरान के अंदर जाके जो हफीज बैठते हैं उनसे रजिया सुल्तान ने शिक्षा प्राप्त की थी। बहराम शाह 1240 से लेकर के 1242 तक रहा। 2 साल के कार्यकाल में इसने अपने सारे गुण दिखा दिए और उसको एक अयोग्य शासक निर्धारित कर दिया। उसके बाद बहराम शाह को भगा दिए। उसके बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन आया? अलाउद्दीन मसूद शाह। ये 4 साल तक शासन किया। ये 4 साल तक ही क्यों किया? क्योंकि देखिए इसकी हत्या करा दी गई थी। किसने हत्या कराई थी? इसका उत्तराधिकारी या इसका मंत्री नसीरुद्दीन ने करा था। किसने? नसीरुद्दीन ने। और इसका जो गुलाम था बलबन, वो भी इसकी हत्या के अंदर एक सहभागी रोल निभाता है। देखिए जो अलाउद्दीन मसूद शाह था उसका एक मंत्री था नसीरुद्दीन और उसका एक गुलाम था बलबन। नसीरुद्दीन थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, पर जो बलबन था ये ईरान का था और बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था। तो बलबन ने नसीरुद्दीन को अपने फेवर में लिया। बोला कि आप मंत्री हैं, यानी कि कुछ छोटा सा भाग सैनिक का आपके पास है, तो आप एक काम कीजिए, चोरी चुपके अलाउद्दीन मसूद शाह को मरवा दीजिए। जब वो मर जाएगा तो आप बन जाइए राजा। तो इसीलिए नसीरुद्दीन शाह ने बलबन की बातों को माना। उसने अलाउद्दीन मसूद शाह का मर्डर करवाया। उसके बाद नसीरुद्दीन खुद बन गया राजा। और क्योंकि बलबन ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उसके राजा बनने के लिए, तो बलबन को उसने एक सर्वोच्च पद दिया अपने महल के अंदर। अब जब नसीरुद्दीन बना तो ये 1246 से लेकर के 1265 तक राजा रहा। लगभग ये 19 साल तक शासन किया था। देखिए बलबन की सहायता से क्या बना था? राजा बना था। अब बलबन का देखिए मुख्य एक ही यही उद्देश्य था कि बलबन को राजा बनना है, पर बलबन अब डायरेक्ट राजा तो बन नहीं सकता। इसकी ऐबक जैसी तो मतलब नसीब नहीं है ना कि वो जाके शादी कर लेगा तो राजा बन जाएगा। इसीलिए बलबन बोला नसीरुद्दीन को पहले फंसाओ, उसको राजा बनाओ, उसके बाद उसकी हेल्प से चालीसा दल के अंदर जाओ, फिर चालीसा दल को कमज़ोर करो, उसके बाद स्वयं राजा बनो। पूरी कूटनीति भरी थी। चाणक्य के बाद तो दूसरा नंबर ही नहीं खाता है। और एक और चीज़, एक शेर याद आ गया मुझे, शेर नहीं एक गाना है ये। अब जैसे फिरोज शाह था, नहीं जाने दीजिए, फिरोज शाह को बता दीजिए। अलबुनिया था और कौन था? फिरोज शाह था। इसको रहने दीजिए, फिरोज शाह को। इन दोनों का गम ना समान तरह का था। एक पिक्चर है थी गुलाम मुस्तफ़ा, उस गुलाम मुस्तफ़ा का गाना था तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। ये फिरोज शाह को क्या गम था? राजा बनना है। अलबुनिया को क्या गम था? राजा बनना है। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। हाँ, पर सनम नहीं हो सकते ना, क्योंकि लड़का लड़की नहीं है। नहीं, अच्छा नहीं लगा, जाने दीजिए, छोड़िए। तो नसीरुद्दीन ने बलबन को बना दिया, सर्वोच्च पद दिया, और बलबन चालीसा दल के अंदर चोरी छुप के घुस गया। मतलब चोरी छुप के क्या, पूरा ऑफिशियल तरीके से घुसा था, पर चालीसा दल वाले ने इसको थोड़ा सा विरोध किया। पर विरोध करने के बाद भी, क्योंकि जो बलबन था ये पढ़ा लिखा था, इसलिए चालीसा दल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद बलबन जो था ये चालीसा दल को कमज़ोर करता था। कैसे? ये चालीसा दल के लोगों को उकसाता था कि जाओ ना, वहाँ पे उतना सारा पैसा रखा है, थोड़ा अपने घर पे जो तो जाके घोटाला करवा देता था उन लोग से। मुझे तो लगता है कि आज के नेता परेता इस बलबन से ही इंस्पायर होके घोटाला करना सीखे हैं। हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। इतिहास को ये लोग समझ के आते हैं। तो चालीसा दल को कमज़ोर करने का काम किसने किया? बलबन ने किया। जो नसीरुद्दीन था इसको हम उलुग खान भी कहते हैं। इसका असली नाम उलुग खान ही था। जो नसीरुद्दीन था ये टोपी सिलता था। अब जैसे मोदी जी हैं, अगर उनको कोई घर खर्च रहेगा, मतलब कोई है नहीं उनके घर पे, वो तो एक अकेले ही व्यक्ति हैं, तो मान लीजिए उनको अपने लिए कपड़ा खरीदना है, तो वो क्या करेंगे? अपनी पार्टी के पैसे से या सरकार के पैसे से जाके अपने लिए कपड़ा खरीद लेंगे। खुद की जो सैलरी है उसमें से तो 1 रुपया नहीं लेंगे वो। पर उस समय जो नसीरुद्दीन था ये सरकार का
गवर्नमेंट का 1 भी रुपये नहीं लेता था और स्वयं अपने हाथों से टोपी सिलता था और उसको बेचता था। आज के समय में मान लीजिए अगर मोदी जी ने कोई टोपी सिल दी तो आपको क्या लगता है 20-30 रुपये की बिकेगी? नहीं, उसका भाव बढ़ के 100-150 हो जाएगा, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। अंधभक्ति की कमी थोड़ी है, 1000 रुपये में भी खरीदेंगे, मोदी ने सिला है, ठीक है। क्योंकि अंधभक्त देखिए अब नहीं रहने चाहिए। वोटिंग का टाइम आ रहा है, ये अंधभक्त हो सकता है कि किसी बेकार शासक को हमारे देश का प्रधानमंत्री चुन ले और हो सकता है हमारा जो देश है जीडीपी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ों में पीछे चला जाए, हो सकता है, कुछ भरोसा थोड़ी है। और जो नसरुद्दीन था ये सबसे कम खर्चीला व्यक्ति था, क्योंकि ये जो खुद का खर्चा था ये तो टोपी सिल के निकाल लेता था। अब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं ये लोग ज़्यादा खर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग घर खर्च भी उसी से निकालते हैं, रिश्तेदार को पैसा देना रहेगा उसी में से निकालते हैं। इसीलिए जो हमारे यहाँ के नेता होते हैं वो लोग ज़्यादा खर्चीले होते हैं। पर जो नसीरुद्दीन था ये थोड़ा कम खर्चीला था, अपना जो पर्सनल यूज रहता था वो अपने टोपी सिल करके निकाल लेता था। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो के अंदर हम बलबन के बारे में समझेंगे। चलिए, जय हिंद।